कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हानली अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक एंशिएंट केव में पहुंच गया, जहां पर ढेर सारे फॉर्मेशंस और ट्रैप थे। पहले तो इन्हें लगा था कि इस जगह पर ढेर सारा खजाना होगा, मगर वहां पर तो बस डेडली ट्रैप था और फिर उन पर अटैक होना शुरू हो गए, जिसमें हानली एक एक करके अपने सारे दोस्तों को खो चुका था। इतना ही नहीं, उस जगह पर जो सोल कैद थे उसने जैंग को भी अपने वश में कर लिया। वेल, ये बंदा एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड के पैट्रियार्क का मास्टर है, जिसे पैट्रियार्क ने कई सालों पहले ही धोखा देकर खत्म कर दिया था और अब वो हानली को भी जान से ही मारना चाहता है, क्योंकि उसे जैंग की बॉडी पर कब्जा करना था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर वो सोल हानली को बता रही थी कि तुम्हारा ये इनकारनेशन तुम्हें काफी ज्यादा अजीज है, तो प्लीज एतराज मत करना, मगर अब मैं इस पर कब्जा करने वाला हूँ। हानली समझ जाता है कि ये बंदा सोल रिप्लेसमेंट इनकारनेशन टेक्निक का यूज करेगा। अगर इसे बॉडी मिल गई फिर तो मेरी कोई खैर नहीं, इसलिए हानली अपनी ग्रीन बी एक्ट बैम्बू सोर्ड को जैंग को खत्म करने के लिए भेज देता है। मगर उसी वक्त हानली को जैंग ताई के साथ बिताए हुए सारे पल याद आने लगे। हानली उसे मारना नहीं चाहता था, इसलिए वो जैंग से कहता है कि प्लीज जाग जाओ। जैंग को अपने हाथों से खत्म करना ये काम हानली के लिए आज तक का सबसे मुश्किल काम था। तो लास्ट मोमेंट पर आके हानली रुक जाता है। अपने सबसे अच्छे दोस्त को खत्म करने का करेज उसमें नहीं था। वहीं पर जुआन स्पिरिट क्लोनिंग टेक्निक को कंप्लीट करते हुए जैंग की बॉडी में समाने लगा। वो हानली से कहता है, यार तुम तो बड़े ही दिल वाले हो, इतनी अच्छी बॉडी तुमने मेरे हवाले कर दी। दरअसल मैंने अपने मतलबी डिसाइपल्स को भी ये डिमोनिक कोर क्लोनिंग की टेक्निक सिखाई थी और तुमने भी उसी का यूज करके अपने दोस्त को अपना अवतार बनाया। और मैं ये भी जानता हूँ कि इस बंदे की बॉडी पर ढेर सारे कर्सेस हैं, लेकिन वो मेरे सामने कुछ भी नहीं। तो हानली अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए कहने लगा कि ये तो बस एक क्लोन है, तुम्हें इसे लेना था और तुमने ले लिया, लेकिन तुमने पैट्रियार्क और जी शुआन का जिक्र किया था। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि उन दोनों से मेरा कोई रिलेशन नहीं। मैंने इस अवतार को फॉर्म करने की टेक्निक एक बुक से सीखी थी। जिस पर वो बंदा कहने लगा कि ओ अच्छा, तुमने ये टेक्निक एक बुक से सीखी थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे बताओगे कि तुम्हारा मेरे डिसाइपल से कोई कनेक्शन नहीं और मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, लेकिन कोई मसला नहीं, एक बार मैं तुम्हें घायल कर दूं, फिर तुम अपने आप ही मुझे सच्चाई बता दोगे। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हानली पर अटैक करने लगा। हानली देखता है कि वो पूरी जगह ब्रेक होने लगी है। वो बंदा अपनी खतरनाक ऑरा से वहाँ पर बोन से बनी हुई एरी बनाने लगा। साथ ही साथ वो इन्हीं हड्डियों का यूज करके वहाँ पर बड़ी बड़ी सोर्ड्स क्रिएट करके हानली पर अटैक करने लगा। वो कह रहा था, बच्चे अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो कोशिश कर लो। दरअसल ये सारा आइलैंड मैंने ही रिफाइन किया है, तो बताओ तुम यहाँ से कैसे भाग पाओगे? मीनवाइल हानली अपनी सोर्ड स्लैश का यूज करते हुए उन बोन्स के वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था और तभी वो देखता है कि वो बंदा ब्लड कुकुन में जा चुका है। हानली तो ये देख कर ही समझ गया कि इस बार वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। वो इस कुकुन को ब्रेक नहीं कर सकता था, लेकिन हानली इतना तो समझ गया था कि इस बंदे की ब्लड लाइट डार्क और डिमोनिक है, जिसे वो अपने डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से रोक सकता था। यानी कि हानली के पास अभी भी जीतने का मौका है। उतने में ही उस ब्लड कुकुन में जैंग की बॉडी चेंज होने लगी और फिर एक ब्लास्ट के साथ हानली के सामने वो बंदा आ जाता है। वेल, इसका नाम था जुआन गू और इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है ये हमें पता नहीं। जिसके बाद जुआन बड़े ही कुल अंदाज में वहाँ मौजूद हड्डियों पर पाव रख के आगे बढ़ने लगा। हानली कहता है, अच्छा तो ये है तुम्हारा असली चेहरा। इधर जुआन अपने हड्डियों से बने सिंहासन पर बैठकर कहने लगा कि ये थी मेरी डार्क सोल डिमोनिक रिफाइनिंग आर्ट, जो कि तुम्हारे डीमन कोर क्लोनिंग से 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। वेल, तुम्हारे अवतार की बॉडी में मुझे काफी कंफर्टेबल फील हो रहा। और अब हानली के उन सभी दोस्तों को वहाँ पर समन कर लेता है जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही खत्म किया था। ये सब के सब अब उस बंदे के रिफाइन पपेट बन चुके हैं। जिसके बाद उस बंदे ने हानली पर मल्टीपल सोर्ड से अटैक करना शुरू कर दिए, जिसे हानली अपनी एक पावरफुल शील्ड से रोकने लगा। हानली की स्ट्रगल को देखकर जुआन आलस देती हुई उस शील्ड को ब्रेक कर देता है और फिर उसी वक्त हानली के दोस्तों ने उस पर हमला कर दिया। हानली को पता था कि ये लोग डिमोनिक और ऐसे ही कंट्रोल हो रहे हैं, तो वो अपनी डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग से उन पर हमला कर देता है और हानली के बस एक ही अटैक में उस सभी लोग नीचे पटक जाते हैं। हानली तो शुक्र मना रहा था कि उसने लाइटनिंग बैम्बू से अपने नेटल मैजिक वेपन को रिफाइन किया, वरना आज वो इस डिमोनिक ऑरा को चैलेंज नहीं कर पाता। उसी वक्त वहाँ मौजूद लावा से कुछ स्केलेटन बाहर आने लगे। वो हजारों की तादाद में हानली की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो हानली उन पर अपने गोल्डन बीटल रिलीज करता है। साथ ही साथ उसने अपने पपेट्स का भी यूज किया, जिससे वहाँ पर बहुत सारा हंगामा मच गया था। जो देख जुआन तो हंसते हुए कहने लगा कि अयो तुम तो बहुत ही ज्यादा शातिर हो। और फिर उसने अपने कई सारे स्केलेटन फॉर्म करना शुरू कर दिए, जिन्हें
हानली उतनी ही दुगनी तेजी से डिस्ट्रॉय कर रहा था। साथ ही साथ हानली ने अपनी गोल्डन लाइटनिंग सोर्ड से जुआन पर भी हमले किए, जिसे रोकते हुए वो कह रहा था कि बच्चे तुम तो सरप्राइजेस से भरे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे उन बेगैरत डिसाइपल के डिसाइपल नहीं हो, तो क्यों ना हम इस बारे में खुलकर बात करें। हानली कहते हैं हाँ क्यों नहीं, बात तो करेंगे, लेकिन पहले मेरे इस अटैक को फेस करो। और फिर हानली ने उस पर अपनी सोर्ड से हमला कर दिया, जिसे उस बंदे ने वापस हानली की तरफ ही पास कर दिया था। वो कह रहा था कम ऑन, चलो ये फालतू की वेपन्स यूज करके तुम खुद के साथ मुझे भी बोर कर रहे हो। तो हानली वहाँ पर डार्क सोल लेंसेस टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए उस पर अपने कई सारे क्लोन्स बनाकर हमले करने लगा और उन सभी अटैक को बंदा बड़ी आसानी से काउंटर करते हुए डिस्ट्रॉय कर देता है। मीनवाइल हानली ने उस पर अपनी लाइटनिंग सोर्ड से एक और अटैक कर दिया, जिसे वो बंदा अपनी शील्ड से रोक लेता है, मगर इस चक्कर में उसकी शील्ड ब्रेक हो गई थी। तो कहने लगा कि सिर्फ तुम्हारे पास ही गोल्डन लाइटनिंग बैम्बू के ट्रेजर नहीं है, बल्कि वो मेरे पास भी मौजूद है। और फिर वो अपने एरो एंड बो वाली स्केलेटन को समन करते हुए हानली पर एक एरो शूट करवा देता है, मगर हानली के बैम्बू सोर्ड उसे काउंटर करने लगी। हानली कहता है कि एरो 10,000 साल एज किए हुए बैम्बू से बना हुआ है। अच्छा हुआ मैं जब उस स्केलेटन के पास था तब उसने मुझ पर इस एरो से हमला नहीं किया। और अब इन दोनों ने अपने अपने अटैक्स को रोक लिया था। जुआन कहता है कि मेरे घर पर बहुत ही कम मेहमान आते हैं और इसी वजह से मैं तुम्हें हेल में भेजने से पहले तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। खैर तुमने इस हेवन लाइटनिंग सोर्ड को रिफाइन किया है, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें 10,000 साल पुराना हब कहाँ से मिला होगा। जिस पर हानली कहता है वो सब छोड़ो, अब तो मैं जान चुका हूँ कि तुम मेरे लाइटनिंग बैम्बू सोर्ड को हैंडल नहीं कर पा रहे, तो क्यों ना इस फाइट को फाइनलाइज किया जाए, मारो या फिर मरो। और वैसे भी तुमने इस आइलैंड पर आने वाले हर एक बंदे को बड़ी ही बेरहमी से खत्म किया है, तो तुम्हारे जैसे शैतान को मारने का मौका मैं गवा नहीं सकता। जिस पर वो बंदा कहता है कि वो लोग किसी काम के नहीं थे, लो कल्टीवेशन और लो क्वालिफिकेशंस। क्या तुम्हें पता है कि उन्हें खत्म करके उनका एसेंस एब्सॉर्ब करते वक्त मुझे खुद पर ही शर्म आ रही थी कि मुझे जिंदा रहने के लिए ऐसे कीड़ों का शिकार करना पड़ रहा। लेकिन तुम्हारा ये इनकारनेशन मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। इसमें ना ही कोई स्पिरिचुअल सेंस था और ना ही सोल थी, मगर फिर भी इसकी कल्टीवेशन लेवल कमाल की है। जिस पर हानली गुस्से में जवाब देता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, उसे किसी ने मार दिया तो मजबूरन मुझे उसे एक क्लोन में बदलना पड़ा, वरना मैं जैंग के साथ कभी ऐसा नहीं करता। मैंने उसे अपना अवतार इसलिए बनाया ताकि वो मेरे साथ रह पाए, मगर अब तुमने जैंग को भी मुझसे छीन लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी कीमत अदा करो। तो वो बंदा तुरंत ही वहाँ से गायब होकर वहाँ मौजूद प्रिजन में चला जाता है। वो कह रहा था कि तुम तो बहुत ही इमोशनल बंदे हो, तुम्हारे अंदर अपने मरे हुए दोस्त के लिए फीलिंग्स और इज्जत है, मगर हम ऐसी बेरहम दुनिया में रहते आए जहाँ पर हमारे जैसे इमोशनल बंदों के लिए कोई जगह नहीं। मैं भी 300 सालों पहले बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था, इमोशनल और नेक दिल। मैंने अपने दोनों डिसाइपल से अपने पूरे दिल से प्यार किया, मगर उन्होंने मुझे धोखा देते वक्त जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा, जिसके बाद वो गुस्से में आकर अपना सिर पटकने लगता है। वो बस बार बार यही बोल रहा था कि वो लोग मुझे धोखा देते वक्त जरा भी कतराए नहीं। जिस पर हानली कहने लगा कि मेरे ख्याल से तुम्हें धोखा देने वाले बंदों में एक है एब्सोल्यूट डार्कनेस का पैट्रियार्क। वो बंदा पिछले 100 सालों से सी ऑफ कैओटिक स्टार्स में फेमस है। अगर तुम उसके मास्टर हो, यानी कि तुम्हारी एज फिलहाल 1000 सालों से भी ज्यादा होगी, उस हिसाब से तो मैंने तुम्हें सीनियर बुलाना चाहिए। जो सुनकर जुआन कहता है बच्चे शायद अब तुम मेरे साथ फाइट करने के बजाय रिश्ते जोड़ना चाहते हो, मगर अब मेरा रिश्तों पर भरोसा नहीं रहा। मैं न जाने कितने सालों से कैओटिक सी के पावरफुल लोगों में गिना जाता था, मगर अब वही फेमस बंदा एक डेथ ट्रैप में फंस चुका है। क्या तुम्हें पता भी है मुझे कैसा फील होता? और इसके पीछे वो दोनों एहसान फरामोश डिसाइपल जिम्मेदार हैं। जिसके बाद वो गुस्से में अपनी डिमोनिक आवाज में हानली से कहने लगा कि अगर तुम अपना ओरिजिन एक्सप्लेन करने में फेल हो गए तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम इस जगह से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे। उसके गुस्से से वहाँ की लोहे की सलाखें पिघल गई थी, जो देखकर हानली सोचता है कि ये बंदा वाकई पागल है। वेल इसके साथ जो कुछ भी हुआ उसी की वजह से ये ऐसा बन गया। तो अब हानली उससे कहता है सीनियर, अगर आपको मुझे खत्म करना होता तो आप ये काम कब का पूरा कर देते, मगर शायद आपको मुझसे ढेर सारे सवाल पूछने हैं जिनका जवाब मैं भी देना चाहूंगा, मगर सिर्फ आप सवाल पूछो ये बात सही नहीं है। मुझे भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे। जो सुनते जुआन हंसते हुए जाकर एक क्लिप पर बैठ गया। वो कह रहा था बच्चे मैं तुम्हें ज्यादा जानकारी नहीं दे सकता, और अगर दे दी तो फिर मैं तुम्हें चाहकर भी जिंदा नहीं छोड़ पाऊंगा, मगर फिर भी तुम्हारे कुछ सवालों का जवाब तो मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ। तो हार्ली ने तुरंत ही उससे अपना पहला सवाल पूछा। वो कहता है सीनियर प्लीज मुझे आपका नाम बताएं। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम है जुआनगू, और लोग मुझे बोन सेज के टाइटल से भी जानते थे।
थे। शायद तुमने मेरे बारे में एंशिएंट रिकॉर्ड्स में पढ़ा होगा। मगर हानली कहता है नहीं सीनियर, आपका कहीं पर भी जिक्र नहीं है। जुआन को काफी बुरा लगा क्योंकि उसके सारे रिकॉर्ड्स मिटा दिए गए थे। वो कहते हैं चलो अब सवाल पूछने की बारी मेरी है। तुमने कहा था कि तुम डार्क स्किल को एक बुक से सीखे हो, तो चलो जल्दी से मुझे वो बुक दिखाओ। और तभी जुआन का डीमन क्राउन स्नेक हानली के पास आ जाता है। तो हानली ने जल्दी से अपनी बुक उस स्नेक के हवाले कर दी थी। मगर उस बुक को देखने के बावजूद भी जुआन कन्विंस नहीं होता। वो हानली से पूछता है कि बताओ ये बुक तुम्हें कहाँ से मिली। जिस पर हानली जवाब देता है कि मैंने जिन स्किल्स को मास्टर किया वो आपके ओरिजिन से बिलोंग नहीं करती। और रही बात इस बुक की, तो ये मुझे एक इवल कल्टीवेटर को खत्म करने के बाद मिली थी। अब ये बुक उस बंदे के पास कहाँ से आई ये तो मुझे भी नहीं पता। तो जुआन कहते हैं ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि इस बुक के अलावा तुम्हें उस बंदे के पास से और क्या मिला था। अब हानली को याद आता है कि शायद जुआन उस मिसिंग मैप ऑफ वॉइड हेवन के बारे में पूछना चाहता है। तो हानली इसका जवाब नहीं देता, उल्टा वही जुआन से पूछ रहा था कि आप तो सोल रिप्लेसमेंट इनकार्नेशन टेक्निक को जानते हो, फिर आप यहाँ पर इतने सालों से ट्रैप क्यों रहे? कहीं आपके कुछ वीकनेसेस तो नहीं है? क्या आपको किसी ट्रेजर ने यहाँ पर रिस्ट्रेन किया था? जो सुनते ही जुआन काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि भला मैं तुम्हें अपने बारे में इतनी जानकारी क्यों दूंगा। जिस पर हानली जवाब देता है कि अगर आप अपने सीक्रेट्स बता नहीं सकते तो मैं भी आपको सारे जवाब नहीं दूंगा। खैर जितनी इन्फॉर्मेशन जरूरी थी वो सब मैंने आपको बता दी है। जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं। और तो और मेरे पास हेवनली लाइटनिंग बैम्बू की बनी सोड है, तो अगर फाइट करना चाहते हो तो आ जाओ, मैं भी उसके लिए तैयार हूँ। इधर जुआन अपने स्नेक के सिर पर सवार होकर कहने लगा कि तुम तो अच्छे से जानते हो हमारी फाइट में हम दोनों का भी नुकसान होगा। मैं तो ऑलरेडी मर चुका हूँ, इसलिए मुझे दोबारा मरने में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे हाथों मरना चाहोगे, मगर फिर भी तुम मुझे उकसा रहे हो। और उसी वक्त जुआन को किसी बेल के बजने की आवाज आने लगी, जो सुनते वो काफी ज्यादा खुश हो गया था। साथ ही साथ वो अपने स्टोरेज से एक क्लॉथ का पीस भी बाहर निकाल लेता है, जिस पर उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस नजर आने लगे। वेल ये है वॉइड हेवन हॉल का नक्शा, जो कि एक सुई के जरिए जुआन को डायरेक्शन शो कर रहा था। हानली भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है। वहीं पर जुआन कह रहा था कि अब जबकि तुम्हारा मेरे उन धोखेबाज डिसाइपल से कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं भी तुम्हें खत्म करने में अपना वक्त जाया नहीं करूंगा। अब तो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आया है, इसलिए मुझे तुम्हें अलविदा कहना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने स्नेक पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। मगर उसने वहाँ से जाने से पहले हानली को एक सलाह दी थी कि उसने जल्द से जल्द इस केव से दूर चले जाना चाहिए, क्योंकि जुआन के यहाँ से जाते ही एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग उसकी तलाश में यहाँ पर पहुँच जाएंगे। हानली तो उसके जाते ही सीधे नीचे बैठ जाता है। डेविल बेन लाइटनिंग का यूज करते वक्त उसकी सारी एनर्जी यूज हो गई थी। वो कहता है कि अच्छा हुआ ये बंदा यहाँ से चला गया, वरना पता नहीं आज मेरे साथ क्या हो जाता। अब हानली अपने दोस्तों के लिए प्रे करता है। उसने उनके स्टोरेज बैग्स हासिल कर लिए थे, क्योंकि उनके ट्रेजर अगर हानली नहीं लेता तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मगर हानली अपने दोस्तों से वादा करता है कि वो उनका रिवेंज जरूर लेगा। जुआन ने उनके साथ जो कुछ भी किया था उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसके बाद हानली उनकी बॉडी में आग लगाकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करके वहाँ से निकल पड़ा। साथ ही उसने अपना मैप भी बाहर निकाल लिया, जो कि हानली को हेवन हॉल के डायरेक्शन शो कर रहा था। हानली कहता है कि जुआन मुझे मारने में वक्त जाया किए बिना ही हॉल की तरफ रवाना हो गया। वो काफी ज्यादा जल्दी में था, इसका मतलब वॉइड हेवन हॉल जाने की कोई टाइम लिमिट सेटअप होगी। उस हॉल में जाने के लिए कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स एक्साइटेड थे, लेकिन मैंने तो बस अभी भी कोर फॉर्म की है। क्या मैंने ये रिस्क उठानी चाहिए? साथ ही वहाँ पर एब्सोल्यूट डार्कनेस आइलैंड का पैट्रियार्क भी होगा। वैसे देखा जाए तो मैंने उस बंदे के सामने भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं अगर उसके डर के मारे वहाँ नहीं गया तो मेरा नेसेंट सोल स्टेज का कल्टीवेटर बनने का मौका हाथ से निकल जाएगा, और फिर मैं भी एक दिन ऐसे जिनचिंग और हुआ जैसे किसी पावरफुल बंदे के हाथों मारा जाऊंगा। तो जैंग से सलाह लेने के लिए पीछे मुड़कर देखता है, मगर अब जैंग उसके साथ नहीं था और हानली को उसके बारे में भुलाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो फाइनली हानली डिसाइड करता है कि चाहे उसे कितने भी दुश्मनों का सामना क्यों न करना पड़े, वो जरूर से वॉइड हेवन हॉल जाकर अपनी किस्मत आजमाएगा। अब हानली लगभग 1 महीने तक उस मैप को फॉलो करते हुए ट्रैवल कर रहा था, और फाइनली बादलों के दरमियान उसे वॉइड हेवन हॉल का खूबसूरत नजारा देखने को मिला। वो पूरा हॉल गोल्ड और स्टोन से बना हुआ था। हानली देखता है कि वहाँ लिखे 3 गोल्डन लेटर्स में इतनी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर्स थी कि हानली उन्हें देख भी नहीं पा रहा था। अब वो ढेर सारी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए एक एंट्रेंस के पास पहुँच गया, जहाँ पर वो खुद के ढेर सारे फॉर्म्स देख पा रहा था। मगर एंटर करते ही वो सभी फॉर्म अपने आप गायब हो गए। यहाँ पर हानली अपने स्पिरिचुअल सेंस का यूज नहीं कर सकता था, जिसके बाद वो एक बैरियर को क्रॉस करके एक पैसेज में पहुँच जाता है। वहाँ पर कई सारे कल्टीवेटर शांति से बैठे हुए थे, तो हानली समझ गया कि शायद अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुई। जिसके बाद हानली भी वहाँ मौजूद एक
पिलर पर पहुंच गया। बिना स्पिरिचुअल सेंस के वो इन लोगों की कल्टीवेशन लेवल को पहचान नहीं सकता था। अब वहाँ पर हमें नेसेंट सोल स्टेज के कुछ कल्टीवेटर से इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिनका आगे कहानी में एक अहम रोल होगा, जिसमें से पहला है मास्टर चिंगजी, दूसरी है मैडम वेन। वहीं पर हम रेड फायर को भी देख पाते हैं। उतने में हानली की नजर पड़ी जुआन पर, जो कि स्माइल करते हुए हानली को ही घूरे जा रहा था। हानली ने ऑलरेडी इस बंदे की पावर को विटनेस किया है, तो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर जुआन से अपनी दूरियां बना के रखेगा। उतने में ही वहाँ पर एंट्री हुई एब्सोल्यूट डार्कनेस के पैट्रियार्क और ऊंचाओ की। उसे देखकर ही सभी लोग डर के मारे पीछे हट रहे थे और पैट्रियार्क तो बस हानली को घूरे जा रहा था। हानली सोचता है कि इधर जुआन नाम का कुआं है और उधर पैट्रियार्क नाम की खाई है। मैंने यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था, शायद अभी भी मैं यहाँ से भाग सकता हूँ। मगर जुआन समझ गया था कि हानली भागने के फिराक में है, तो वो अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए हानली से बात करने लगा। वो कहता है, बच्चे अब तो तुम यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि एब्सोल्यूट डार्कनेस ने तुम्हें ऑलरेडी देख लिया है। जिस पर हानली कहता है कि शायद उसने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरे ख्याल से तुम जवानी में इतने हैंडसम होगे ऐसे उसने उम्मीद नहीं की होगी। तो क्यों ना मैं खुद ही पैट्रियार्क को तुम्हारे बारे में बता दूं, शायद फिर उसका टारगेट मैं नहीं बल्कि तुम रहोगे। जो सुनते ही जुआंग उस पर भड़क गया। वो कहता है कि तुम तो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो हानली ने उसे बता दिया कि इसे ब्लैकमेलिंग नहीं बल्कि सेल्फ डिफेंस बोलते हैं। अगर गलती से भी मेरी जान खतरे में पड़ गई तो मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ उगल दूंगा, इसलिए दुआ करो कि पैट्रियार्क मेरे पीछे ना आए। जुआन समझ गया था कि हानली काफी ज्यादा शातिर है, इसीलिए उसे हानली के साथ एकदम केयरफुल रह के डील करनी होगी। इधर पैट्रियार्क को एल्डर चिंग से पता चला कि वहाँ पर मान हुजी नाम का बंदा भी आने वाला है, लेकिन ये खबर सुनते ही पैट्रियार्क का तो मुंह ही उतर गया। चिंग कह रहा था कि मान हुजी का लाइफ स्पैन खत्म होने की कगार पर है, तो शायद यहाँ पर वो प्रोलॉन्गिंग फ्रूट को हासिल करने आने वाला होगा, ताकि उस फ्रूट को खाकर वो अपनी उम्र को 100 सालों तक और ज्यादा एक्सटेंड कर पाए। इधर जुआन हानली को बता रहा था कि यहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल हब है, जो कि एक कोर फॉर्मेशन के बंदे को नेसेंट सोल वाला कल्टीवेटर बनाने में मदद करता है। वेल उसका नाम है 9 कॉल स्पिरिट जिनसिंग हब। हानली ने इस हब के बारे में पढ़ा था, तो हानली उससे कहता है कि सीनियर आप इतने अच्छे बंदे तो हो नहीं कि ये हब फ्री में हासिल करने में आप मेरी मदद करोगे। शायद आप चाहते हो कि एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोगों के साथ फाइट करने में मैं आपकी मदद करूँ। जिस पर जुआन कहने लगा कि अगर पैट्रियार्क यहीं पर मर गया तो हम दोनों की मुसीबतें खत्म हो जाएगी, और अगर सच बताओ तो यहाँ आने का मेरा एक और मकसद है। यहाँ से मुझे एक स्पेशल चीज हासिल करनी है, तो तुम मेरी उसमें हेल्प करो और 9 कॉल स्पिरिट जिनसिंग दिलाने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उस जिनसिंग हर्ब को रिफाइन करने की मेरे पास एक रेसिपी है, उसके बिना वो हर्ब तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि वो रेसिपी भी मैं तुम्हें दे दूंगा, ताकि एक नेसेंट सोल बनने के लिए तुम्हारे चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। वेल यहाँ पर हानली और जुआन ने अपनी माइंड पावर का यूज करके ये प्लानिंग बनाई थी, जिसके चलते इन दोनों के अलावा और कोई भी उनकी बातें सुन नहीं सकता था। इधर ऊंचा भी हानली को इशारों में बता रहा था कि वो जल्दी हानली की गर्दन उड़ाने वाला है। तो हानली सोचने लगा कि वैसे भी मैं पैट्रियार्क का मुकाबला नहीं कर सकता, और अगर जुआन के साथ हो जाओ तो ये बंदा अभी तक पैट्रियार्क जितना पावरफुल नहीं, इसकी पावर तो फिलहाल अवेकन नहीं हुई है। तो अगर जरूरत पड़ने पर मुझे इसका मुकाबला करना भी पड़ा तो मैं इसे आसानी से हैंडल कर लूंगा। इधर जुआन कह रहा था कि लड़की जल्दी बताओ, वरना यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा साथ देने के लिए आसानी से राजी हो जाएंगे। तो हानली कहता है, सीनियर अगर आप मुझे वो 9 कॉल हब दिलाने में मदद करो तो मैं भी शायद आपकी हेल्प करूंगा। जिस पर जुआन हानली को बताता है कि जिनसिंग हब सेकंड ट्रायल में मिलेगी, इसलिए पहले ट्रायल में जिंदा रहना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम पहले ट्रायल में मारे गए तो फिर उस हब को भूल ही जाओ। और तभी वहाँ पर 2 और मास्टर्स की एंट्री हो गई। एक था टियानूजी और दूसरा फैन वाला बंदा था मो टेंगजी। टियानूजी तो आते ही पैट्रियार्क पर चिल्लाने लगता है। वो कह रहा था कि जल्दी से मेरा म्यूटेटेड फायर पाइथन वापस कर दे, वरना मैं तेरी पीठ की बुरी हालत कर दूंगा। जिस पर पैट्रियार्क कह रहा था कि वो छोटू सा पाइथन बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे जैसा कमजोर बंदा उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, तो मेरे जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे के पास ही होना चाहिए। और अब मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगर आइंदा से तूने फायर पाइथन का जिक्र भी किया तो मैं तुझे सीधे हेवन में भेज दूंगा। और तभी वहाँ पर वान टियानमिंग नाम के बंदे की एंट्री होती है। ये लोग नेसेंट सोल के इनिशियल स्टेज पर थे, मगर वान टियानमिंग था उसके फाइनल लेवल पर। वो पैट्रियार्क से कह रहा था कि अगर टियानोजी को तूने हाथ भी लगाया तो पता नहीं मैं तेरा क्या हशर करूंगा। साथ ही साथ वान टियानमिंग का 6 पाथ की बीवी यानी कि मैडम वेन के साथ भी 36 का आंकड़ा था। अब इन लोगों के आपसी झगड़ों के बारे में फिलहाल तो हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, मगर यहाँ पर 2 तरह के डाव हैं। वान टियानमिंग राइचस यानी कि लॉ और सच्चाई की राह पर चलने वाले डाव को फॉलो करता था, और वहीं पर पैट्रियार्क की टीम में इवल डाव वाले बंदे हैं, यानी कि ऐसे कल्टीवेटर्स जो कि डिमोनिक पाथ को फॉलो करते हैं। यहाँ पर हानली इतना तो समझ गया था
कि वान टियानमिंग से पैट्रियार्क को भी थोड़ा सा डर लगता है। और अब वहाँ पर एक और कल्टीवेटर बड़े बड़े पावरफुल स्टेप्स पटकते हुए पहुँच जाता है। इस बंदे ने आते ही वान टियानमिंग को चैलेंज किया। वेल इसका नाम है मान हुजी और ये नेसेंट सोल के मिडिल स्टेज पर था। साथ ही ये भी पैट्रियार्क जैसा ही एक डिमोनिक कल्टीवेटर है। वान टियानमिंग उससे कहता है कि तुमने हेवन बेरिंग डेविल आर्ट को प्रैक्टिस किया है, जो कि सी ऑफ क्योटिक स्टार्स की सबसे ग्रेटेस्ट डिफेंसिव डेविल आर्ट है। हमारा मायरियार्ड धर्मा सेक्ट भी तुम्हारी इस नॉलेज को हासिल करना चाहेगा। शायद तुम्हें फाइट में हराने के बाद ही तुम हमें अपनी टेक्निक सिखाओगे। हानली देखता है कि वहाँ पर राइचियस डाओ का लीडर वान टियानमिंग है और डेविल डाओ को मान हुजी लीड करेगा। सिर्फ मैडम वेन ही इन लोगों में इन्वॉल्व नहीं थी। अब वहाँ के पिलर्स अपने आप मूव होने लगे तो वान टियानमिंग जानबूझकर सबसे हाईएस्ट पिलर पर चला गया। उतने में ही हानली जिस पिलर पर बैठा हुआ था वो भी ऊपर जाने लगता है तो मानहुजी सीधा हानली के सामने जाकर कूद गया। वो हानली को गुस्से में बता रहा था कि अब ये जगह मेरी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जा। तो बेचारा हानली चुपचाप से वहाँ से साइड में हट गया। जुआन भी उसका मजाक उड़ा रहा था क्योंकि मानहुजी ने सबके सामने हानली को डिसरिस्पेक्ट किया और ये बात हानली के भी दिल पर लगी थी। तो खुद से ही वादा करता है कि वो जरूर से मानहुजी से बदला लेगा। अभी दोनों ग्रुप सामने सामने थे। पैट्रियार्क अपनी माइंड पावर का यूज करते हुए मानहुजी और चिंग से कहने लगा कि हम लोग इनर हॉल में जाकर हेवन डिंग पर कब्जा करेंगे, लेकिन वान टियानमिंग इतनी आसानी से ऐसा नहीं होने देगा। जिस पर मानहुजी कहता है कि वॉइड हेवन डिंग को हासिल करना आसान नहीं है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ना ही ये कारनामा तुम कर पाओगे और ना ही ये वान कर पाएगा। हेवन डिंग हजारों फीट जमीन के अंदर गड़ी है, तुम्हारे फायर पाइथन भी उसे बाहर नहीं निकाल सकते। तो गाइस ये जिस हेवन डिंग की बात कर रहे हैं वो असल में एक कोल्ड्रन है जो कि कई सारे नायाब ट्रेजर से भरी हुई है और उसे कई सौ सालों से कोई भी ओपन नहीं कर पाया था। लास्ट टाइम जिन्होंने भी इसे ओपन किया वो फिलहाल स्टार पैलेस के 2 सेंट्स हैं। मगर पैट्रियार्क काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि वो इस डिंग को ओपन करेगा। अब वो इतना कॉन्फिडेंट क्यों है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। इनफैक्ट मास्टर चिंग और मानहुजी भी उसका साथ देने के लिए राजी हो गए, मगर उसके बदले में उन्हें हेवनली रेमेडी पिल चाहिए। हेवन डिंग से निकलने वाली पहली पिल पर मानहुजी अपना कब्जा करेगा और दूसरी पिल होगी मास्टर चिंग की। तो पैट्रियार्क भी उनकी इस डील के लिए अग्री हो गया क्योंकि वान टियानमिंग के खिलाफ उसे सपोर्ट की जरूरत थी। वो मैडम वेन को भी अपनी टीम में शामिल करना चाहते थे, मगर मैडम वेन ने उन्हें साफ साफ बता दिया कि वो तो यहाँ पर बस स्पिरिचुअल हर्ब्स लेने आई है, इसलिए वो इनकी किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं बनेगी। इधर हानली सोचता है कि चलो इन सभी नेसेंट सोल वालों ने अपनी अपनी टीम बना ली है, जितने ये लोग आपस में इन्वॉल्व रहेंगे उतना ही मैं सेफ रह सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर बेल्स बजने लगी और फिर वॉइड हेवन हॉल में एंट्री हो गई स्टार पैलेस के लोगों की, जो कि इस कॉन्टेस्ट को मॉनिटर करेंगे। उनमें से मेन है ग्रैंड एल्डर जिनकोई और उनके साथ हम जीलिंग को भी देख पाते हैं। हानली तो ये देख सरप्राइज था कि जीलिंग को स्टार पैलेस इतना ज्यादा सपोर्ट करता है। वेल जीलिंग भी यहाँ पर कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने आई थी। अब उन दोनों के साथ एक और जूनियर था जो कि वॉइड हेवन हॉल के रूल सबको बताने लगा। वो कहता है कि वॉइड हेवन हॉल के 2 पोर्शन है, आउटर हॉल एंड इनर हॉल। आउटर हॉल में टोटल 3 ट्रायल्स होंगी जिसमें अनऑथराइज्ड फाइट अलाउड नहीं है। अगर किसी पावरफुल पर्सन ने किसी कमजोर को हर्ट किया या फिर ट्रेजर के लिए किसी की जान ली तो उसने खुद ही आकर हमें इस बात की रिपोर्ट करनी है। अगर आप में से किसी ने भी हमें रिपोर्ट नहीं किया तो ट्रायल खत्म होते स्टार पैलेस उस पर्सन के नाम का वारंट इशू करेगा, यानी कि वो बंदा सी ऑफ क्योटिक स्टार्स में कहीं पर भी छुप नहीं सकता। अब बात करते हैं सेकंड रूल की। इनर हॉल्स की ट्रायल में स्टार पैलेस के लोग ना ही बीच में इंटरफेयर करेंगे और ना ही हमारे पास इनर हॉल में जाने की अथॉरिटीज है। अगर इनर हॉल में कोई कमजोर बंदा मारा गया तो हम स्टार पैलेस कातिल को पनिश नहीं करेंगे, इसलिए इनर हॉल जाते वक्त आप सभी को सोच समझकर डिसीजन लेना पड़ेगा। इधर जुआन हानली को बताने लगा कि जब भी वॉइड हेवन हॉल ओपन होता है उसमें कई सारे राइचियस और डेविल डाओ के लोग मारे जाते हैं, इसलिए तुम इन स्टार पैलेस के लोगों पर भरोसा मत करना। और उसी वक्त वॉइड हेवन हॉल की बेल बजने लगी। ये आउटर हॉल के ट्रायल का आगाज था। जुआन हानली को बताता है कि यहाँ पर हमें अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट किया जाएगा, इसलिए कोशिश करो कि तुमसे फर्स्ट ट्रायल क्लियर हो जाए, वरना सेकंड ट्रायल में हम एक साथ 9 कॉल जिनसिंग को हासिल नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद हानली भी ट्रायल के लिए रवाना हो गया, मगर वो देखता है कि पैट्रियार्क का पूरा ध्यान उसी पर है और हानली जानता था कि इस बार वो पैट्रियार्क के शिकंजे से बच नहीं पाएगा। अब इन सभी लोगों की पोर्टल में जाने के बाद जिनकोई का जूनियर उससे कहने लगा कि जितने लोग हमें यहाँ पर चाहिए थे वो सब आ चुके हैं। जिस पर जिनकोई कह रहे थे कि अब तो हमें बस शो को एंजॉय करना है, देखते जाओ यहाँ पर कितना मजा आएगा। जिसके बाद हम हानली को देख पाते जो कि आउटर हॉल में पहुँच गया था। वहाँ उसकी मुलाकात हुई जीलिंग से। वो हानली के लिए काफी ज्यादा परेशान थी। वो कहने लगी कि यहाँ पर एब्सोल्यूट डार्कनेस के लोग हैं और वो जरूर से आपको टारगेट
करेंगे, लेकिन हानली उसे शो नहीं करता कि वो भी इन लोगों की वजह से परेशान है। जिलिंग उसे बता रही थी कि वो बस फर्स्ट ट्रायल तक ही हानली के साथ होगी, क्योंकि उसके बाद बस उसे यहाँ से कुछ स्पिरिचुअल हर्ब कलेक्ट करने हैं। वो कहती है कि मैं इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं कि नेसेंट सोल के लोगों का मुकाबला कर पाऊँ। वेल, फिलहाल ये लोग थे स्पिरिचुअल एबिस्मल ग्राउंड पर। जिलिंग ने इस जगह के बारे में काफी ज्यादा रिसर्च की थी। ये जगह अलग अलग घोस्ट और डेविल से भरी हुई थी। उन्हें बस ह्यूमन पर फीड करना आता है। साथ ही यहाँ पर एक डेविल मॉन्स्टर किंग भी है, जिसे कोर फॉर्मेशन स्टेज का कल्टीवेटर आसानी से मार सकता। और तभी इनकी मुलाकात हुई एक बुजुर्ग से, जिनका नाम था एल्डर ली, और ये टिएंटा आइलैंड से बिलोंग करते हैं। वो कह रहे थे कि हम इस जगह पर एक साथ ही टेलीपोर्ट हुए, तो हमने एक साथ मिलकर इस ट्रायल को फिनिश करना चाहिए। यही हम सब के लिए सही होगा, क्योंकि इस जगह पर ढेर सारे कोर फॉर्मेशन स्टेज के कल्टीवेटर्स मारे जा चुके हैं। हानली देख पा रहा था कि वो जगह वाकई काफी ज्यादा खतरनाक है। और तभी उनकी नजर एक पर्सन पर गई। ये लोग उसे भी अपनी टीम में शामिल करवाना चाहते थे, मगर उस बंदी ने इसके लिए मना कर दिया। ये किसी के साथ टीम अप नहीं होना चाहती, क्योंकि इसके पास एक बहुत ही स्पेशल पेट था, जिसका नाम है वीपिंग सोल बीस्ट। एल्डर ली बताते हैं कि वीपिंग सोल बीस्ट डीमन का सबसे बड़ा दुश्मन है। वेल, ये मंकी किसी भी पावरफुल डेविल को बड़ी ही आसानी से रिफाइन कर सकता था, और हानली को तो ये मंकी काफी ज्यादा पसंद भी आ गया। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद बैरियर के पास ढेर सारे डीमंस जमा हो चुके हैं, तो मंकी तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करके उन्हें रिफाइन करना शुरू कर देता है। उसकी बॉडी से ढेर सारी ऑरा रिलीज हो रही थी, जिसके कांटेक्ट में आने वाला हर एक डेविल मारा गया, जो देखते ही बाकी बचे डेविल वहाँ से भागने लगे। इधर एल्डरली बताते हैं कि वीपिंग सोल बीस्ट हेवन और अर्थ ने क्रिएट नहीं किया, बल्कि इसे इंसानों ने बनाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भी स्पिरिचुअल बीस्ट अपीयर होगा, दुनिया में क्योस मचेगा, जिस पर हानली कहते ना, ये तो सरासर गलत है। तबाही के पीछे स्पिरिचुअल बीस्ट जिम्मेदार नहीं, बल्कि खुद हमारे और तुम्हारे जैसे ह्यूमंस है। जिसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं। इन सभी ने अपने अपने डिफेंस को एक्टिव कर लिया था। एल्डर ली के पास रेड सन अम्ब्रेला थी, जिसके ऑरा के कांटेक्ट में आते ही डेविल्स डिस्ट्रॉय होने लगे। वहीं पर जिलिंग ने सटल लाइट बीट्स का यूज किया था। एल्डरली बताते हैं कि यहाँ पर मरने वाले बंदों की स्पिरिचुअल एनर्जी पर ही ये डेविल सरवाइव करते हैं, और इसी वजह से इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही। हानली कह रहा था कि यहाँ की मिस्ट भी काफी ज्यादा अजीब है। ये मिस्ट उनके स्पिरिचुअल सेंसेस को अफेक्ट कर रही थी। अब इनके थोड़ा सा ही आगे जाते उन्हें एक डेड बॉडी नजर आई, जो कि एल्डर ली के पुराने दोस्त की थी। वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल था, मगर फिर भी फर्स्ट ट्रायल को क्लियर नहीं कर पाया। तो हानली समझ जाता है कि जरूर से यहाँ पर का घोस्ट मॉन्स्टर किंग ही इन लोगों को मारता होगा। तो हानली उन लोगों से कहने लगा कि अब हमने भी फाइट के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। मगर एल्डरली अपनी दोस्त की लाश देखकर वापस जाने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वो अगर इन दोनों के साथ आगे चले गए तो ये दोनों भी मुसीबत में फंस जाएंगे। इसलिए वो उन्हें गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर हानली ने उस कॉप से फायर रिपेलिंग आर्मर को कलेक्ट करके उसकी बॉडी को दफना दिया, ताकि मौत के बाद वो यहाँ मौजूद ईवल का शिकार ना बन पाए। जिसके बाद ये दोनों भी एक बहुत ही लॉन्ग ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। जिलिंग ने अपने एक और ट्रेजर को बाहर निकाल लिया था, जिसे इल्यूजन सोल बेल कहा जाता है। उस बेल के जरिए उसने अपने रास्ते में आने वाले कई सारे घोस्ट को खत्म कर दिया था। अब थोड़ी दूरी पर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि वो नकाब पहनी हुई बंदी अपने हैमर का यूज करके कई सारे यक्षास को खत्म कर रही, मगर यक्षास काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट है, तो लड़की और उसका सोल विपिंग बीस्ट इतने यक्षास के साथ निपट नहीं सकते थे। वेल, हानली देखता है कि इस बंदी के पास मैजिक फायर हैमर है, जो कि एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर था, लेकिन अकेले फाइट करके वो इतने सारे डीमंस को हरा नहीं पाएगी। इसलिए हानली अपनी सोड रिलीज करके उस बंदी की हेल्प करने लगा। उन्होंने मिलकर कुछ डीमंस को तो खत्म कर दिया था, मगर वहाँ पर वी नाम के डिमोनिक बीस्ट भी थे। तो हानली इन दोनों लड़कियों को बताता है कि तुम छोटे मोटे डीमन के साथ निपट लो, तब तक मैं यक्ष और वे वो का मुकाबला करूंगा। जिसके बाद इन लोगों ने तुरंत ही अपोनेंट पर अटैक करना शुरू कर दिए। इधर हानली वहाँ मौजूद अजीब सी ऑरा से फाइट कर रहा था, जो कि थोड़ी देर में आपस में मर्ज होकर उसमें से एक बहुत ही खौफनाक टाइगर डीमन बाहर आ जाता है। हानली समझ गया था कि इस टाइगर डीमन के अंदर एक टूल स्पिरिट है, यानी कि इसका मास्टर ऑलरेडी मर चुका था, लेकिन ये मैजिक ट्रेजर यहाँ से डिसअपियर नहीं होना चाहता। वो टाइगर हानली पर अपनी बीट से लगातार अटैक किए जा रहा था, तो हानली भी उस पर काउंटर अटैक करने लगा। उसने अपने स्ट्रेंथ इंक्रीजिंग टैलिस्मान का यूज करके उस टाइगर को काफी दूर पटक दिया था, जो देखकर वो टाइगर अपनी इवल
ग्लोबल और यानी कि रेड पार्टिकल उस पर रिलीज करना शुरू कर देता है। तो इस अटैक को काउंटर करने के लिए हानली ने अपने गोल्डन बीटल को उस पर रिलीज कर दिया। साथ ही साथ हानली उस टाइगर को अपनी बाइडाउ 2 पोलारिस फॉर्मेशन में ट्रैप कर देता है, जिससे बाहर निकलने में उस टाइगर को जरा भी वक्त नहीं लगा। यहाँ पर हानली को ये भी पता चला था कि इस डीमन के पास स्पिरिट अटैचमेंट आर्ट है, जिससे थोड़ी देर में वो टाइगर सिंगल हेड से डबल हेडेड टाइगर डीमन में बदल जाता है। वो हानली पर सोल टेक्निक डार्क साउंड से हमला कर रहा था, मगर हानली के पास ग्रेट डेवलपमेंट टेक्निक है, तो इस डीमन का अच्छे से मुकाबला कर सकता था। लेकिन तभी हानली देखता है कि उसके कई सारे गोल्डन बीटल्स मारे जा चुके हैं, तो उसने बचे हुए सभी बीटल्स को अपने पाउच में जमा कर लिया। इधर उस टाइगर डीमन ने हानली पर हमले करना शुरू कर दिए थे, जिसे हानली यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होकर काउंटर करने लगा। स्पिरिट अटैचमेंट आर्ट की वजह से इस डीमन की पावर अब और ज्यादा बढ़ गई थी। वहीं पर हानली अपनी दोस्त जीलिंग के लिए थोड़ा सा परेशान था, इसलिए वो देखता है कि इन दोनों की क्या मौजें आ रही, मगर वो दोनों मिलकर तो आसानी से डीमंस का खात्मा कर रही थी। तो हानली को बस इस टाइगर की ही टेंशन थी। वो टाइगर हानली को फॉलो करते हुए काफी दूर पहुंच गया था, तो हानली ने उसके अटैक से बचने के लिए अपने आसपास इविजन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, मगर वो डीमन बड़ी आसानी से उसे ब्रेक कर देता है। तो हानली ने अपनी हेवी सोर्ड से उस पर अटैक कर दिया। हालांकि थोड़ी दूरी पर जाने के बाद वो हेवी सोर्ड छोटी सोर्ड्स में बिखर गई, लेकिन तब तक हानली ने एक और हेवी सोर्ड क्रिएट कर ली थी। तभी हानली को पता चला कि उसका अपोनेंट तो उससे भी ज्यादा शातिर है, क्योंकि उस टाइगर ने खुद को 3 हेडेड टाइगर में बदल दिया था, ताकि वो हानली को तगड़ी टक्कर दे पाए। साथ ही उसकी ची पावर भी अब पहले से काफी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी, जो देख हानली दुआ करता है कि बस अब इसके पास चौथा सिर ना हो। और फिर उस डीमन के एक ही अटैक में हानली काफी दूर घसीटता गया। साथ ही उस टाइगर डीमन ने अपने सेकंड अटैक में हानली को बुरी तरह से घायल कर दिया था, तो हानली ने जल्दी से उस पर अपने पपेट रिलीज कर दिए। मगर हानली देखता है कि वो टाइगर तो बिल्कुल भी हार नहीं मान रहा। वो उन पपेट का काम तमाम कर सीधे हानली के पीछे जाने लगता है। मीनवाइल हानली ने उस पर कई सारे स्लैशेस और ब्लास्ट कर दिए। अब उस केव से ऊपर जाते हुए वहाँ पर ड्रैगनेट सोल चेन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है। और टाइगर भी काफी तेजी से उसके पीछे जा रहा था, और मीनवाइल उसे समझ ही नहीं आया कि वो फॉर्मेशन में ट्रैप हो चुका है। हालांकि वो टाइगर ट्रैप था, मगर फिर भी उसने हानली की केव से बाहर आते ही उसे जकड़ लिया। मगर हानली तुरंत ही अपनी इल्यूजन टेक्निक का यूज करके उस पर चारों ओर से अटैक करता है। इतने सारे अटैक के बावजूद भी उस डीमन पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा था। अब अगर हानली को इस टाइगर को मारना है तो वो बस डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग का ही यूज कर सकता था। ये लाइटनिंग काफी दूर से भी लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच सकती थी, और इसी वजह से हानली इसका यूज यहाँ पर करना नहीं चाहता था। मगर अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए हानली अपनी सोर्ड को मर्ज करके डिवाइन डेविल बेन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर देता है। वो गोल्डन लाइटनिंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके ऑरा से ही वहाँ के माउंटेन्स गिरने लगे। इधर वो टाइगर भी डेविल बेन लाइटनिंग की पावर को झेल नहीं पा रहा था, तो उसने अपने अंदर की सोल तुरंत ही हानली की तरफ भेज दी, ताकि उसके मरते ही उस एनर्जी को एक दूसरा मास्टर मिल जाए। मगर हानली ने उस एवल एनर्जी को भी अपनी डिवाइन लाइटनिंग से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते उस टाइगर डीमन का किस्सा वहीं पर खत्म हो जाता है। हानली ने किए हुए ब्लास्ट की वजह से उस पूरे इलाके में मौजूद डीमंस और यक्षास घबरा गए थे, तो वो हानली को देखते ही तुरंत ही वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। हानली ने अपनी डिवाइन लाइटनिंग का यूज तो कर लिया, मगर ये स्पेशल बैम्बू से बना हुआ वेपन और लोगों की नजरों में आने का खतरा था, तो अब हानली को और ज्यादा संभाल कर रहना पड़ेगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।